वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना दूसरा चैप्टर, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। देखो, दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात कि डिमांड जो है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो डिमांड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, उसी टाइम हमको डिमांड पढ़ने की भी ज़रूरत पड़ी। इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि हमको पता है, जो हम बेसिक में पढ़ते आते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो शुरू में हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है। स्केर्सिटी, अनलिमिटेड वांट्स, ये सब ठीक है। तो वो सब जो है उसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में जब हम कोई चीज़ की वांट करते हैं या कोई चीज़ पाने की डिजायर करते हैं, तो हम उसको कितने पैसे पे खरीदेंगे, खरीद सकते हैं या नहीं, खरीदेंगे तो क्यों खरीदेंगे, और उसको खरीदने के प्रति हमारा जो पैटर्न है, बाइंग पैटर्न ऑफ कंज्यूमर्स, वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है, कुछ कैसे चेंज होता रहता है, वो सब हम पढ़ेंगे डिमांड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, डिमांड क्या होती है? अगर अपन बेसिक सी बात करें ना, एकदम बेसिक लैंग्वेज में, तो डिमांड इज combination of quantity that a consumer is willing to purchase at given prices। ठीक है, यानी कि अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी हम परचेज करेंगे। मतलब हमको अगर बता दिया कि भाई हम, आपके पास 5 रुपए हैं, तो आप ये चीज़ कितनी खरीदोगे, या आपके पास 500 रुपए हैं तो आप ये कितनी चीज़ खरीदोगे। ठीक है, आपका एक चीज़ का 500 रुपये लग रहा है, तो जैसे जैसे होता है ना कि हम कोई भी चीज़ है, ये खरीदनी है या नहीं खरीदनी, खरीदनी है तो कितनी खरीदनी है, ये हम किससे डिसाइड करते हैं? प्राइसेस से। कोई चीज़ महंगी होगी तो हम अवॉइड करेंगे, कोई चीज़ सस्ती होगी तो हो सकता है हम ज़्यादा ले लें। तो वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ये आता है कि चीज़ों का प्राइस क्यों होता है? प्राइस क्यों होता है? प्राइस दो चीज़ों के कारण होता है। हम ऐसे बोलते भी है ना कि कोई भी काम है, कोई भी अच्छा काम है, तो आपको कोई भी फेवर है तो आपको उसका प्राइस पे करना होता है, जैसे भी ना। तो उसमें प्राइस क्या चीज़ें होती है? एक तो होगी यूजफुलनेस। ठीक है, कोई चीज़ अपने काम आ रही है, लाइक ब्रेड, रोटी, ये क्या है? अपने काम आ रही है। गुड्स सेटिस्फाई वांट्स। ठीक है, वांट सेटिस्फाई कर रही है कि सर खाना खाते हैं तो एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी के लिए तो पैसे दे सकते हैं, तो इसीलिए पैसे देते हैं। लेकिन अब इस पे सवाल ये उठता है कि ऑक्सीजन भी तो एनर्जी देती है, ऑक्सीजन भी तो बहुत ज़रूरी है, खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ है तो वो है ऑक्सीजन। लेकिन सर ऑक्सीजन के तो प्राइस नहीं होते। तो एक और चीज़ होती है जो प्राइस को डिटरमाइन करती है, वो होती है स्कारसिटी। गुड्स आर लिमिटेड कंपेयर टू डिमांड। ठीक है, एयर इज अनलिमिटेड, सो द डिमांड। तो हम उसको प्राइस में नहीं बांध सकते अभी। हो सकता है जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, आगे वाले टाइम में एयर भी बिकने लगे, लेकिन एयर इज अनलिमिटेड। नॉर्मली ना हम बात करते हैं एयर इज अनलिमिटेड, तो हम एयर को एक प्राइस नहीं दे सकते। बट ब्रेड इज लिमिटेड, आटा इज लिमिटेड, तो उसको हम प्राइस दे सकते हैं कि भाई आप कुछ प्राइस दो, तभी आपको ये मिलेगा, क्योंकि वो लिमिटेड है। जो प्राइस पे करेगा उसी को मिलेगा, ऐसे बांट नहीं सकते। ठीक है, तो ये है प्राइस क्यों होते हैं। प्राइस या तो यूजफुलनेस की वजह से होते हैं, या फिर और उसके अलावा किस चीज़ की वजह से होते हैं? स्कारसिटी की वजह से। प्राइस जो होते हैं ना, हम जो ऊपर पढ़ रहे थे प्राइस, वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक गुड्स के होते हैं। इकोनॉमिक गुड्स मीन्स द गुड विच कैन बी ट्रेडेड इन द मार्केट हैव ए प्राइस, बोट एंड सोल्ड। ठीक है, यूजफुल एंड स्केर्स। ये यूजफुल भी होते हैं और स्कार्स भी होते हैं, कम होते हैं, इसीलिए इनको इकोनॉमिक गुड बोला जाता है, और इनके लिए एक प्राइस होता है और इनका ट्रेड होता है। दूसरी चीज़ें हैं फ्री गुड्स। फ्री गुड्स मतलब कि यूजफुल तो हैं वो, क्योंकि गुड्स का मतलब ही यूजफुल है, लेकिन अनलिमिटेड है, जैसे एयर, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट भी कितनी यूजफुल है, लेकिन ऐसे तो नहीं है सनलाइट बिक रही है, क्यों? अनलिमिटेड है। ठीक, बात समझ में आ रही है? डिमांड क्यों पढ़ रहे हैं? डिमांड किस चीज़ की होती है? सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक गुड्स की होती है डिमांड।
फ्री गुड्स की डिमांड जो है वो हम नहीं पढ़ते, क्योंकि इनको कुछ प्राइस नहीं होता, तो हम एक तरीके से पढ़ नहीं सकते। डिमांड है और ये ठीक है। व्हाट इज डिमांड? डिमांड की जो डेफिनेशन है ना, इसको आप अगर बहुत अच्छे से ये एक लाइन भी याद कर लोगे ना, तो आपको तीन चार चीजें याद हो जाएगी। देखो, द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, पहली बात तो क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल। देखो, विलिंग एंड एबल ये दो अलग अलग चीजें हैं। विलिंग, आई एम विलिंग टू बाई ए रोल्स रॉयस। डू आई हैव द मनी? डू आई हैव द एबिलिटी? नहीं है। एट वेरियस प्राइस, ठीक है। विलिंगनेस होनी चाहिए, भाई मैं ये चीज खरीदना चाहता हूँ, मैं एक पेन खरीदना चाहता हूँ 50 रुपए का। एबल, एबिलिटी होनी चाहिए, अगर मैं 50 रुपए का पेन खरीदना चाहता हूँ और मेरे पास 50 रुपए हैं, ठीक है, एट वेरियस प्राइसेस, और वो पेन 50 रुपए में बिक रहा है, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कब की बात कर रहे हैं? आज की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, वो भी मेंशन करना होता है, ठीक है। कितनी बातें होगी? कुल मिला के तीन बातें होगी। पहली बात विलिंगनेस, दूसरी बात एबिलिटी। डिजायर एंड विलिंगनेस इज मोर और लेस सेम थिंग्स, ठीक है, इनको अपन विलिंगनेस ही बोल देंगे, ठीक है। विलिंगनेस एंड एबिलिटी। और उसके बाद इन ए टाइम पीरियड, एट ए प्राइस जो एक्सप्रेस्ड है। जैसे ये देखो, डिमांड फॉर मिल्क ₹8.40 पर लीटर इन सितंबर। बात आ गई समझ में? डिमांड है, डिमांड का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया? विलिंगनेस एंड एबिलिटी दोनों है। किस पे? ₹40 पर लीटर पे। ये अपने पास आ गया प्राइस। कब? सितंबर, ठीक है। ये छोटी छोटी चार बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर बेसिक जो है वो अपना क्लियर होगा, तभी आगे इकोनॉमिक्स पढ़ने में भी मजा आएगा। टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड क्या क्या टाइप की हो सकती है, या डिमांड को अपन कितने टाइप से पढ़ सकते हैं। इंडिविजुअल डिमांड, मैं जो हूँ वो, अपन अगर पेन की बात करें, सिर्फ पेन की बात करते हैं हम, तो मैं कितने पेन की डिमांड कर रहा हूँ, वो इंडिविजुअल डिमांड होगी। मेरे पास 20 रुपए हैं, मैं 2 पेन खरीदना चाहता हूँ। दो जो है 10, प्राइस इज इक्वल टू 10 पे, क्यू इक्वल टू 2, क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू 2, ये मेरी इंडिविजुअल डिमांड होगी। उसके बाद आती है मार्केट डिमांड। मेरे जैसे बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, जो 10 रुपए पे मैं 2 खरीदना चाहता हूँ, कोई और 5 खरीदना चाहता है, कोई 1 खरीदना चाहता है, ऐसे करके। यानी कि इसको अपन अगर एक टेक्निकल भाषा में बोलें तो ये होगा हॉरिजॉन्टल सम ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड्स, जो क्या हो जाएगी? मार्केट डिमांड। या फिर सीधा बोलें तो सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स एट ए गिवन प्राइस, या एट वेरियस प्राइस लेवल्स, या वेरियस प्राइसेस, ये मार्केट डिमांड, ठीक है। एक्स एंटी, एक्स पोस्ट। एक्स एंटी मतलब प्लान्ड, जो हम प्लान करते हैं पहले से। एक्स पोस्ट यानी कि अब मैं प्लान करके चल रहा हूँ कि इस महीने में मैं ये चीज़ें खरीदूंगा, वो मेरी एक्स एंटी डिमांड होगी। महीने के लास्ट में मैं हिसाब कर रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ें खरीदी, वो मेरी एक्चुअल डिमांड होगी, जो डिमांड मैंने कर ली है अच्छे से। जॉइंट डिमांड, डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये देखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक और होता है अपना सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब अपन सीधा सा छोटा सा ये समझ लेते हैं कि वो गुड्स जो एक दूसरे के बिना काम नहीं आ सकते। जैसे कि लेफ्ट पेयर ऑफ शूज, सॉरी लेफ्ट शूज और राइट शूज। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको कोई लेफ्ट शूज बेच दे कि भाई ये ले लो, तो क्या मतलब है ना वो। और उसके अलावा अगर अपन हम जॉइंट डिमांड की बात करें, तो कोई चाय पीने वाला है, उसको आप सिर्फ चाय दे रहे हो, तो वो दूध की भी डिमांड करेगा और चीनी की भी डिमांड करेगा। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक साथ में ले जाए, जैसे पिज्ज़ा खाने जाते हैं, तो पिज्ज़ा के साथ हम अपने आप एक कोक की बोतल मंगा लेते हैं। तो जॉइंट डिमांड यानी कि दोनों को मिला के जो डिमांड करी जा रही है, वो अपनी जॉइंट डिमांड होगी। डिराइव्ड डिमांड, डिमांड फॉर इनपुट्स ड्यू टू डिमांड फॉर आउटपुट। ये देखो, ये डिराइव्ड डिमांड है ना, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये मान लेते हैं हम कि एक फैक्ट्री है,
ठीक है। तो वो फैक्ट्री क्या करती है कि कपड़े की फैक्ट्री है, कपड़े की फैक्ट्री मानते हैं हम, ठीक है। कपड़ा, रेडीमेड कपड़ा, ठीक है। अब बाहर अगर रेडीमेड कपड़े की डिमांड बढ़ेगी तो वो फैक्ट्री जो है वो अपना इनपुट यानी कि जो फाइबर है जो वो एक्सपोर्ट कर रही है, टेक्सटाइल जो है, उसकी डिमांड बढ़ा देगी, ठीक है। तो ये जो टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ रही है ये डायरेक्टली नहीं बढ़ रही, या जो बिना सिला हुआ कपड़ा जो है, कपड़ा का जो सीधा है, उसकी डिमांड डायरेक्टली नहीं बढ़ रही। उसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि रेडीमेड कपड़ा जो है वो बाहर ज़्यादा बिक रहा है, इसकी वजह से टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ रही है। जो बिना सिला हुआ कपड़ा है या जो फाइबर है उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये जो डिमांड है ये डिराइव्ड डिमांड है। कंपोजिट डिमांड, व्हेन अ गुड हैज मल्टीपल यूजेस। कंपोजिट डिमांड का हमने ये मान लो पैरासीटामोल ले आते हैं घर पे, ठीक है, तो डिमांड ही डिमांड है। सर दुख रहा है खा लो, ये हो रहा है खा लो, वो हो रहा है खा लो। तो इस तरीके से कंपोजिट डिमांड का मतलब व्हेन ए गुड हैज मल्टीपल यूजेज। कार है, कार के बहुत सारे यूजेज हो सकते हैं। कोई आदमी कार लेके घूम रहा है अपना मस्त, कोई आदमी उसी कार को कैब सर्विस में लगा रहा है, कोई आदमी उसी कार को सप्लाई चीज़ें करने में लगा रहा है इधर उधर से। तो वो जो सारी डिमांड है मिला के वो एक कंपोजिट डिमांड हो जाएगी। कुल मिला के ये सब चीज़ें बताने का औचित्य बस इतना ही है कि आपको ये जो वर्ड्स हैं इनमें इन पे थोड़ा सा गौर हो जाए, जिसमें भी मेन इंपॉर्टेंट एक तो ये इंडिविजुअल एंड मार्केट का मान लो आप। इंडिविजुअल डिमांड एक आदमी करता है, मार्केट डिमांड सबका जो सम हो जाता है वो मार्केट डिमांड हो जाता है। उसके बाद ये जो डिराइव्ड डिमांड है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि डिमांड फॉर इनपुट्स ड्यू टू डिमांड फॉर आउटपुट्स। अगर आउटपुट की डिमांड बढ़ रही है तो उसकी वजह से इनपुट की डिमांड बढ़ रही है, वो अपना डिराइव्ड डिमांड हो गया। बस ये तीन चीज़ें थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी कि व्हाट आर द थिंग्स दैट डिटरमाइन द डिमांड। प्राइस ऑफ कमोडिटी, ऑब्वियसली किसी भी चीज़ की डिमांड हम करते हैं, कोई भी चीज़ हम खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसका प्राइस देखते हैं, ठीक है। तो प्राइस जो है वो डिमांड पे इफेक्ट करेगा। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, ये सब चीज़ें। तो प्राइस जो है वो एक मेजर फैक्टर है किसमें, डिमांड को डिटरमिन करने में। दूसरा, कंज्यूमर्स इनकम। अब ये नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, ये एक बार आप रहने दो। आप बस ये समझो कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो डिमांड को डिटरमाइन करने में किस तरीके से इफेक्टिव है, या डिमांड को डिटरमाइन करने में इफेक्टिव है कि नहीं। अगर किसी आदमी के पास ज़्यादा इनकम होगी तो सिंपल सी बात यह है कि वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, ठीक है, बिकॉज ही और सी इज एबल टू स्पेंड मोर। तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा। तो इसका मतलब हो गया ना कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी डिमांड को डिटरमाइन करती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस वही मैंने पिछली क्लास में भी शायद एग्जांपल दिया होगा कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस है ना वो बहुत मैटर करती है। मैटर कैसे करती है? मान लो हम एक सेव का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक सेव 50 रुपये किलो है। अगर वो 60 रुपये किलो हो जाता है तो उसकी डिमांड कम होती है। अगर वो 40 रुपये किलो हो जाता है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। ये सब हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इन्हीं के बीच में एक कंज्यूमर ऐसा है जो अगर उसको फ्री में भी सेव दे दे तो भी नहीं खाए, ठीक है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो भी एक तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस को अपन ऐसे भी यूज ले सकते हैं कि जैसे अभी नेचुरल चीज़ें खाओ, नेचुरल चीज़ें खाओ, नेचुरल चीज़ें खाओ, ऐसा आ रहा है। तो अभी जो जो कुछ भी ये दावा कर रहा है या जो कुछ भी ये क्लेम कर रहा है कि वी आर नेचुरल, या हमने ये नेचुरल चीज़ बनाई है, उसकी अपने आप डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि पीपल आर प्रीफरिंग, उनकी प्रेफरेंस में नेचुरल चीज़ आ गई है थोड़ी, ठीक है। तो ये सब है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऐसे मैटर करता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैसे मैटर करता है? देखो, सब्स्टिट्यूट्स टी और कॉफ़ी, अगर चाय जो है वो महंगी हो जाए तो अपने आप कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि लोग चाय को अवॉइड करेंगे क्योंकि वो महंगी हो गई है और कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूट। दूसरे में अपन देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। अगर पेट्रोल बहुत महंगा हो जाए
तो कार की डिमांड अपने आप गिर जाएगी। ठीक है, यानी कि खुद के प्राइस से तो काम हो, खुद के प्राइस पे तो डिपेंड करती ही करती है डिमांड, लेकिन रिलेटेड गुड उस पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो कार का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि कार ही कम खरीदेंगे लोग। तो कॉम्प्लीमेंट में ये हो गया, सब्स्टिट्यूट में ये हो गया। ये अपने को थोड़ा सा बस समझना है। चाय कॉफी एग्जाम्पल लेके अपन देखेंगे तो हमको याद आ जाएगा, रटने वाली कोई चीज बात नहीं है उसमें। उसके बाद क्या है, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस कैसे समझ सकते हैं? एक्सपेक्टेशन का मतलब ये मान लो कि अभी मोदी जी ने बोला है कि जीएसटी जो है वो रिफॉर्म आ गए और कम होगा। तो अभी अगर हमें कोई भी चीज़ खरीदनी है तो हम वेट कर रहे हैं वो तारीख का कि इस दिन के बाद जीएसटी कम होने लग जाएगी, तो हम इस डेट के बाद खरीदेंगे। लेकिन वही मोदी जी ने बोला है कि जो एसयूवी है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल हैं जो, उन पे जीएसटी ज़्यादा लगाई जाएगी। तो जिसको भी एसयूवी खरीदनी है वो अगर बाद में भी खरीदना चाह रहा था तो वो पहले खरीद लेगा। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से भी डिमांड जो है वो चेंज होती रहती है। वो इस वजह इस तरीके से होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, मेरे को चीज़ खरीदनी भी है, मतलब ये मान लो मेरी डिजायर भी है, एबिलिटी भी है, लेकिन मेरे पास पैसे फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास एक दोस्त हो, वो बोले ले 2 लाख रुपए ले आ सामान, तो मेरी डिमांड बन जाएगी। या फिर ऐसे हो कि मेरे को घर बनाना है, लेकिन एबिलिटी भी है मेरी क्योंकि मैं कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है एक साथ। तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, अगर मेरे को बैंक लोन दे दे तो वो डिमांड बन जाएगी ना। तो इस तरीके से पॉपुलेशन साइज, सिंपल सी बात है, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी ज़्यादा डिमांड होगी। अब ये जो चीज़ें जो हमने यहाँ पे पढ़ी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यही सबको मिला के हमने बना दिया है डिमांड फंक्शन। यानी कि द डिमांड ऑफ ए गुड, डिमांड फॉर प्रोडक्ट एन डिपेंड्स ऑन, इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट? प्राइस, that is own price, price of other goods, other related goods, maybe substitute goods, complementary goods, this income of the consumer, taste and preference, यहाँ पे लिखा हुआ है, expectations, habits, distribution of income, government policies। आपको जो मेन तरीके से पढ़ना है वो अब हम पढ़ते हैं। डिमांड जो है वो फंक्शन किस बात का है? प्राइस का। ये पढ़ते हैं हम सीधा। और चीज़ें भी हैं, लेकिन और चीज़ों को हम जब आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, तो हम और चीज़ों को मान लेंगे कांस्टेंट, क्योंकि इतना सब एक साथ पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो हम मानेंगे कि डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांडेड है, वो किस पे डिपेंड करती है? प्राइस पे डिपेंड करती है। और इससे हम बनाएंगे लॉ ऑफ डिमांड। देखो, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इसको सीट्रस पैराबस भी बोलते हैं, कि उस किताबों में मिल जाएगा, आपको याद रखना है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि अदर थिंग्स, दीज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये जब बीइंग इक्वल नहीं, ये इक्वल गलत लिख दिया इन्होंने। अदर थिंग बीइंग, इसको लिखो अपने कांस्टेंट। ठीक है, ये समझ जाना आप। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज एज प्राइस फॉल्स एंड डिक्रीजेज एज प्राइस राइजेज। बहुत बहुत सिंपल सी बात है। ये इन्होंने लिख दिया है कि लो ऑफ डिमांड इज दिस। तो हो सकता है हमें थोड़ा लग रहा हो कि हमको याद करनी है, लेकिन वेरी बेसिक थिंग, कोई भी बस चीज़ है, अगर हमें वो लो प्राइस पे अवेलेबल कराई जाएगी तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, अगर हमको वो हाई प्राइस पे अवेलेबल कराई जाएगी तो हम अगर खरीद भी रहे हैं तो भी उसको कम खरीदना चाहेंगे। ठीक है, आगे क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सिंपल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज एज प्राइस फॉल्स एंड डिक्रीज एज प्राइस राइजेज। इफ प्राइस ऑफ एप्पल डिक्रीजेज, अगर आम सस्ते हो जाते हैं तो मोर एप्पल्स आर बोट। सिंपल सी। हम इनका बनाएं अगर ग्राफ, तो देखो यहाँ पे कुछ प्राइस है, मान लेते हैं 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये में कोई चीज़ है, उसकी क्वांटिटी एक खरीदी जा रही है।
अगर उसी चीज का प्राइस 25 रुपये हो जाए या 20 रुपये हो जाए, 20 मान लेते हैं अपन, तो उसकी क्वांटिटी 3 हो गई, मान लो 2 मान लो 3 मान लो कुछ भी मान लो। लेकिन मेरा जो समझाने का मकसद है वो क्या है, वो ये है कि जैसे प्राइस, ये जो है प्राइस कम हो रहा है तो अपनी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। अगर हम इसी को अलग वे में देखें तो जब प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी डिमांड जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड। ये लिखा हुआ है P1 to P2 एज प्राइस फॉल्स फ्रॉम P1 to P2, P1 to P2 डिमांड राइजेज, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेज फ्रॉम Q1 to Q2। ठीक है, हम अब इसको ना क्वांटिटी डिमांडेड लिखेंगे क्योंकि ये देखो एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे भी अपन क्वांटिटी डिमांडेड लिखेंगे। ठीक है, तो ये था सिंपल सा, हमने लॉ ऑफ डिमांड तक पढ़ लिया, डिमांड समझ लिया है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया है। इसके बाद इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप डिस्कशन फोरम में या कमेंट्स में कहीं भी लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।